मेरे मजलिस रुफ़ा यहाँ पर क्यों आए हैं? मेरे भाई, मेरी लड़ाई ये है, मैं ये चाहता हूं कि मुझे समाजी इंसाफ मिले। मैं ये चाहता हूं कि मुझे सियासी इंसाफ मिले। मैं ये चाहता हूं कि समाजी, माशी और सियासी इंसाफ हमको मिले। जब मैं ये तीन बातें करता हूं, समाजी, माशी और सियासी इंसाफ की बात करता हूं, तो कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि हिंदुस्तान का संविधान इस बात की तमानियत तमाम हिंदुस्तानियों को देता है। और असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात जरूर है, मगर हम तमाम हिंदुस्तानी हैं। मेरी लड़ाई ये है कि मुझे समाजी इंसाफ मिले, माशी इंसाफ मिले, सियासी इंसाफ मिले। मेरी लड़ाई ये है कि मेरी बात को सुना जाए, क्योंकि अगर मेरी बात को नहीं सुना जाएगा तो फिर मेरे ताल्लुक से जो फैसले अब तक लिए गए, उन फैसलों में मुझे फायदा नहीं हुआ। मेरे भाई, अगर आज आपकी और हमारी आवाज को नहीं सुना जा रहा है, तो इसलिए नहीं सुना जा रहा है कि इन नाम निहाद सेकुलर और फिरका परस्त पार्टियों में इनकी आवाज ये समझते हैं कि जब वो आवाज निकालेंगे तो हम भी उनके साथ आवाज में आवाज निकालना। मगर मैं आपसे बताने आया हूं कि अब इस मुल्क को आजाद होकर 70 साल का अरसा हो चुका, एक लंबा अरसा हो चुका। आज अल्लाह ने हमको ये ताकत दी है कि हम अपनी आवाज खुद निकालेंगे, और अगर ये सियासी पार्टियां नहीं सुनेगी तो हमको इसकी परवाह नहीं है। हम अपनी आवाज को अपनी ताकत और इत्तेहाद के बलबूते पर उठाएंगे और अपनी आवाज को इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भिजा कर ही रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी लड़ाई क्या है? मेरी लड़ाई यह है कि मेरी तहजीब का तहफ्फुज़ हो। मेरी लड़ाई यह है कि मेरी जबान का तहफ्फुज़ हो। मेरी जिद्दोजहद यह है कि मेरे रस्मुल खत का तहफ्फुज़ हो। मेरी लड़ाई यह है कि मेरे कल्चर पर कोई हमला ना करे। मेरी लड़ाई क्या है? जो हिंदुस्तान के आईन और संविधान जिस चीज की बात करता है, मेरी लड़ाई वो है। मेरी लड़ाई ये है कि हिंदुस्तान के संविधान के जो मकासद हैं उसको यकीनी बनाया जाए। मेरी लड़ाई ये है हिंदुस्तान के संविधान में जो हम तमाम को बुनियादी हुकूक दिए गए, वो बुनियादी हुकूक को हासिल किया जाए। अब आप बताइए कि जब हिंदुस्तान का संविधान मुझे और आपको मजहबी आजादी की इजाजत देता है, इज़हार ख्याल की आजादी देता है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये सियासी लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ थी, न कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान में जो हमको हुकूक दिए हैं, उन हुकूक को हासिल करना है। और जब मैं हिंदुस्तान के संविधान की बात करता हूँ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफीन इसके बाद सवाल का कोई जवाब नहीं देते। इनकी जबानों पर सिर्फ एक ही चीज चली है कि ये कम्युनल है, ये फिरका परस्त है। अब आप कुछ फैसला कर लीजिए कि कहाँ कम्युनलिज्म। मैं हिंदुस्तान के दस्तूर की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के प्रियम्बल की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का दिवाचा जो रूह हिंदुस्तान की, जो इक्वालिटी, फेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस की बात करता है, मैं हिंदुस्तान के संविधान की दफा 14 की बात कर रहा हूँ कि कानून की नजर में सब बराबर है। मैं हिंदुस्तान के दफा आर्टिकल 21 की 21 की बात कर रहा हूँ जो ये कहता है कि हर हिंदुस्तानी को उसको इज्जत से जिंदगी गुजारने का मौका मिले। मैं हिंदुस्तान की दफा 29 की बात करता हूँ जो हमको अक़लियतों को इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ करें। मैं हिंदुस्तान के दस्तूर की दफा 30 की बात करता हूँ जो अक़लियतों को उनके पसंद के तालीमी इदारे खोलने की बात करता है। मैं हिंदुस्तान के दस्तूर की दफा 350(1) की बात करता हूँ जो मुझे इजाजत देता है कि मैं अपनी मादरी जबान में अपने बच्चों को पढ़ाऊं और हुकूमत उस मादरी जबान में मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल का इंतजाम करे। मेरी राय ये है
कि आज हमारे मुल्क में तालीम, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन चुका है, उसको हासिल करना है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, इसमें फिरका परस्ती कहां से आती है? अरे फिरका परस्त तो वो लोग हैं जब मैं इन तमाम चीजों का मुतालबा करता हूं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगा देते हैं कि ये फिरका परस्त है। मेरे भाई, जो इलेक्शन होने जा रहा है, मैं आपके सामने जब रास्ते में आ रहा था तो एक दर्द भरी चीज पढ़ रहा था। मुझे मेरे एक दोस्त ने एक रिपोर्ट मुझे भिजाई है जो आज दिल्ली में उसको जारी किया गया। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या हाल हो चुका है हमारे मुल्क का। हमारे दस्तूर की दफा 21 कहती है कि इंसान की जान की कीमत है, इंसान की जान की इज्जत है। हमारे मुल्क में आप जानते हैं मेरे भाई कि हर 45 मिनट में एक औरत की इज्जत लूटी जाती है। हमारे मुल्क में हर 45 मिनट में औरत की इज्जत लूटी जाती है, बलात्कार होता है और रोज 2 दलित बहनों की इज्जत लूटी जाती है। अब आप इसको सामने रखकर देखिए, हिंदुस्तान के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, दस्तूर की दफा 21 आपके सामने है। मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 3 साल का एक अरसा गुजर चुका। जरा थोड़ी देर के लिए बरसर इख्तियार जमात रूलिंग पार्टी समाजवादी पार्टी को देखिए। समाजवादी पार्टी क्या कहती है कि हम फसाद होने नहीं देंगे। 2012 के इलेक्शन मैनिफेस्टो उठा के पढ़ लीजिए, कहा कि फसाद होने नहीं देंगे, मगर फसाद हुआ। 70,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से छोड़ के भागना पड़ा। 90 से ज्यादा लोग मारे गए, हर फिरके के मारे गए। मगर सबसे अफसोसनाक बात यह कि उसमें से 7 खवातीन थी जो सुप्रीम कोर्ट को जाकर कहा, अदालत उज़्मा के सामने जाकर कहा कि जज साहब हमारी इज्जत लूटी गई है, हमको इंसाफ करो। आज ये समाजवादी पार्टी, ये बीजेपी, बीएसपी, ये तमाम पार्टियों से मैं आज सवाल कर रहा हूं कि आप मुझे बताओ, इन 7 खवातीन ने जो सुप्रीम कोर्ट को जाकर कहा था अदालत उज़्मा को कि हमारी इज्जत लूटी गई, उन खवातीन का नाम क्या था? एक का नाम बानो था, एक का नाम दिलनाज था, एक का नाम ईशा था, एक का नाम गजाला था, एक का नाम चमन था। अब सुनो मेरी बात को, ये सेकुलरिज्म तुमको नजर आएगा। आज एक फिरका परस्ती का इल्जाम मुझ पर लगाया जाता है कि हिंदुस्तान के जिस जगह पर जाता हूं मैं, तो पुलिस वाले हमारे मजलिस के रुखा से कहते हैं कि तुम ओवैसी को बुला रहे, यहां पर माहौल को खराब करना चाहते क्या? वो भड़काऊ भाषण देता है। कौन सा आ रहा है, बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है? ये 3 सवाल जरूर होते। यानी निकाह में काजी साहब बैठते हैं तो पूछते हैं आपको कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो पुलिस की बैठ गई पूछती बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है? भड़काऊ भाषण देंगे, माहौल खराब होगा। ठीक है, मेरी पिछानी पे लिखा हुआ होगा भड़काऊ भाषण, मगर मेरा एक सवाल का जवाब दे दो। बहुजन समाज पार्टी के लोगों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बीजेपी के लोगों, मुझे बता दो कि ये 7 खवातीन सुप्रीम कोर्ट गई थी, आज इनके साथ क्या हशर हुआ मैं आपको बताता हूं। मेरे भाई, ये 7 खवातीन सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसमें से गजाला ने कहा, क्या कहा गजाला ने कि मेरी 5 साला बच्चे के सामने मेरी इज्जत लूटी गई। ये मैं कहां से कह रहा हूं? क्योंकि पुलिस के हजरात और बहुत से हमारे दुश्मन यहां बैठकर मेरी तकरीर को रिकॉर्ड करने का बड़ा शौक है।
आवाज सुने, इनको रात में नींद नहीं आती। सुनो अब मेरे भाई, और अगर मेरी आवाज को मेरे महबूब भी सुन रहे हैं, कोई पत्थर से ना मारे मेरे महबूब। क्या हुआ इन लोगों का? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंसाफ करो। अखिलेश यादव ने कहा कि हम फौरन तेज कार्रवाई करेंगे। मेरे भाई 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में इन 7 खवातीन में से एक खातून जिसका नाम ईशा था, वो 2016 में एक बच्चे को पैदा करने के बाद मर गई। उसकी इज्जत लूटी गई थी 2013 में, और 2016 तक इंतजार करती रही। उसको एक बच्चा हुआ, जैसे बच्चे को पैदा करी वो बहन हमारी मर गई। 2 खवातीन कोर्ट को गए। कोर्ट को जाकर कहा कि जज साहब, जिनके सामने खड़े हुए थे, जिन्होंने जानवरों की तरह इन औरतों की इज्जत लूटी थी, उन्होंने कहा कि जज साहब हम इनको नहीं जानते, हम इन लोगों को नहीं जानते। और फिर उसमें से एक खातून का शौहर, दिलनाज का शौहर, इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बयान दिया कि हम 3 साल बर्दाश्त किए, कोई हमारी मदद को नहीं आया। न सपा की हुकूमत आई और कोई सियासी जमात नहीं आई जिसमें कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी सब शामिल है। तो इस दिलनाज के शौहर ने कहा कि हम गरीब हैं, हम बेबस हैं, हमको रोज धमकाया जाता था कि तेरी बीवी और तेरे बेटे को जान ले लेंगे। तो हमने तन आकर कोर्ट में जाकर कह दिया कि हम नहीं पहचानते। ये 2 हमारी खवातीन ने, बहनों ने डर के मारे, क्योंकि एक हमारी बहन को डराया गया था। जब वो कोर्ट में जा रही थी तो कोर्ट के सामने जिन लोगों ने उसकी इज्जत लूटी थी, वो अपने जिस्म पर शाल ओढ़े हुए थे और तपंचा निकालकर उसके बेटे के पेशानी पर लगाकर कहा, अगर तुम कोर्ट में जाकर ये कहोगी कि हमने तुम्हारी इज्जत लूटी तो तुम्हारे बेटे को जान ले लेंगे। वो कोर्ट में गई और कह दिया मैं नहीं जानती। लोगों ने हिम्मत दिलाई उसको, सुप्रीम कोर्ट को गई। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा जज साहब से, एक लेडी मजिस्ट्रेट को रखिए, मैं अपना बयान कलम बंद करवाऊंगी। बयान कलम बंद करवाया। मेरे भाई 2 साल हो गए, अब तक केस चलता ही नहीं। चार्जशीट आयद हो गई, अब तक केस चलता ही नहीं। और फिर मुझ पर इल्जाम लगाती है मैं फिरका परस्त हूं। हमारी एक और खातून बहन बानो, आप अंदाजा लगाइए, बानो है, दिलनाज है, गजाला है, किस किस का नाम तुम्हारे सामने बयान करूं। एक हमारी बहन है फातिमा, जिसने रिपोर्ट में कहा कि मेरी इज्जत उन लोगों ने लूटी जो 2 साल से मेरे घर पर दूध लाकर देते थे। अब आप बताओ कौन है फिरका परस्त? मैं जज्बात में लाकर तुम्हारे वोट हासिल नहीं करना चाह रहा हूं। मैं मजबूर हूं ये बात को रखने के लिए। किसके सामने रखूं अपना दिल का गम, और अपनों के सामने नहीं रखूं तो क्या अखियारों के पास रखूं? ये मैं जो कुछ कह रहा हूं मेरे भाई, आज दिल्ली में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट को जारी किया। जाइए एमनेस्टी इंटरनेशनल के वेबसाइट के ऊपर और जाकर उस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। लफ्ज ब लफ्ज सच्चाई सामने आएगी। अखिलेश सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औरतों को इंसाफ करो, तो एक इन्वेस्टिगेटिंग खातून ऑफिसर को बनाया। वो मोहतरमा का नाम कुछ यादव था। वो जाकर उन हमारी बहनों को, खातून को कहती कि तुम कोर्ट में मत जाओ, इंसाफ नहीं मिलेगा, तुम इनसे 15 लाख रुपए ले लो।
तुम इनसे 15 लाख रुपए ले लो। और अब क्या हुआ, 7 में से 1 का इंतकाल हो गया, 2 ने कोर्ट में जाकर कह दिया, अब 4 पे केस चल रहा है। सीआरपीसी की सेक्शन 309 है जो ये कहती है कि एक बार चार्जशीट डाल दिए तो 2 महीने में केस खत्म होना। ये सरकार है मेरे भाई, ये सेकुलरिज्म है कांग्रेस का, बीएसपी का, जो आज मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैं फरका परस्त हूं। अरे बताओ तुम्हारी क्या पॉलिसी है इसके ऊपर, क्या पॉलिसी है तुम्हारी औरतों की अस्मत रेजी के ऊपर? बीजेपी तो बहुत बातें करती ना, बीजेपी कहती है कि अगर खुदा ना खास्ता इख्तियार मिल जाएगा तो हम रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, यानी कोई बच्ची को छेड़ा तो रोमियो स्क्वाड बनाएंगे। अरे जूलियट रोमियो की बात करने वालों, निर्भया फंड तुमने 1 पैसा नहीं खर्चा किया मोदी सरकार ने, 1000 करोड़ का वो बजट में उसका प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया, 1 पैसा ने खर्चा किया। मेरे भाई यही लड़ाई लड़ना है कि जब मजलूम होंगे तो उनकी आवाज को उठाना पड़ेगा। सोचो थोड़ी देर के लिए समाजवादी पार्टी पावर में थी, बीएसपी के एमएलए थे, कांग्रेस के थे, आरएलडी के थे, किसने अपनी जबानों को जुम्बिश दी और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में खड़े होकर कहा कि ये 7 खवातीन जो बहादुरी के साथ कह रही है कि हमारी इज्जत लूटी गई। हमारी एक बहन कह रही है कि जब मेरी इज्जत लूटी गई, 4 लोगों ने मेरी इज्जत लूटी, मेरा बेटा खड़ा हुआ था 4 साल का, मैं डर के मारे कुछ नहीं कह रही थी। जब इन जानवरों ने अपनी हवस को मिटा लिया तो मैं बड़ी मुश्किल से उठी, एक ट्यूबवेल के पास गई, अपने जिस्म को साफ किया। मेरा बेटा ये नजारा देखकर बेहोश हो गया था, मैंने उठाकर उसको पानी पिलाया और नीचे मुंडी डालकर अपने घर को चले गई। मैं उस बहन से कहना चाह रहा हूं कि दुनिया की कोई सियासी पार्टी तुम्हारी आवाज नहीं बनी, खुदा की कसम मंदिर से इत्तेहाद और मुस्लिमीन तुम्हारी दर्द की दास्तान को सुनाएगी। हम उठाएंगे तुम्हारी आवाज को, इंसाफ तो अल्लाह करेगा, दुनिया में भी करेगा और उस वक्त भी करेगा जब हिसाब किताब होगा। मगर बताइए आप कि इतनी बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां हैं, कहां गए इनका इंसाफ? इनकी जबान पर एक जुमला नहीं आता। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ने के बाद यकीन मानिए मेरे आंख में आंसू आ गए, मैं अपने आप को रोक सका। और यही खौफ मेरे दिल में था, ये तकलीफ थी कि क्या जवाब दूंगा मरने के बाद, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूं? अरे इलेक्शन आएंगे जाएंगे मेरे भाई, मगर मजलूम को इंसाफ मिलना चाहिए। वो हिंदू हो या मुसलमान हो या दलित हो, कोई भी हो, मजलूम से इंसाफ मिलना जरूरी है। इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो तरक्की नहीं हो सकती, इंसाफ होगा तो डेवलपमेंट होगा। मगर मोदी ये बोलते ओनली डेवलपमेंट, समाजवादी इंसाफ की नहीं डेवलपमेंट की बात करती। अरे हद तो ये हो गई, ये समाजवादी पार्टी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में आज कहती है कि हम औरतों को प्रेशर कुकर बांटेंगे, खवातीन को इंसाफ नहीं मिल रहा है, रेप किया गया और अखिलेश बोलते हैं मैं प्रेशर कुकर दूंगा, कहते हैं कि औरतों के छोटे बच्चों को मैं घी दूंगा। अखिलेश 5 साल में तो घी और शक्कर तो खाली आपके यादव परिवार में नजर आया या फिर आपके दलालों के मुंह में नजर आया। आज वो खवातीन इंसाफ का मुतालबा कर रही है। तुम्हारी हुकूमत में अगर ईमानदारी सच्चाई होती तो आप कम से कम वो केस को खत्म करवा देते, ट्रायल शुरू करवा देते। आपके वकील हुकूमत के और हुकूमत का वकील डीले पे डीले कराता। ये अजीब दास्तान है मेरे भाई। अब आपके सामने एक बेहतरीन वक्त आने वाला है। मैं आपसे गुजारिश ही कर सकता हूं कि आप इस तारीखी मौके को जाने मत दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मौका दो। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, कभी सपा तो कभी बीएसपी। मेरे भाई हम कोई फुटबॉल नहीं है
कि इनसे नाराज हुए तो उनके पैर में आ गए या उनसे नाराज हुए तो उनको वोट डाले। मैं आपसे कह रहा हूं, ग्राउंड हमारा होगा, गोल पोस्ट एक ही होगा, हम गोल मारेंगे इंशाअल्लाह होगा, वो होगा, याद रखवा। ये लोग 65-70 साल से हमको अपना पैरों का गोला बनाकर फुटबॉल खेल रहे थे। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसा इनका बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलेंगे। आपको साथ देना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। एक मुतबादिल आपके पास है, कल तक कोई मुतबादिल नहीं था मेरे भाई, मुतबादिल नहीं था, आज मुतबादिल आपके पास है। मेरी लड़ाई मैं आपसे कह चुका हूं कि किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। मैं इंसाफ चाहता हूं, मैं मेरा हक चाहता हूं। और ये तमाम नाम निहाद सेकुलर और ये कम्युनल पार्टियां ये समझती हैं कि जब हम स्कूल का मुतालबा करते, जब हम दवाखाने का मुतालबा करते, जब हम डिग्री कॉलेज का मुतालबा करते, जब हम दवाखाने का मुतालबा करते तो ये पुलिस स्टेशन लाके खोल देते। हम बोलते कि कम्युनिटी हॉल जाओ तो शराब खानों को आबाद कर देते। हद तो ये हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अमरोहा में आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी भी नहीं है, तालीम का माहौल इंतजाम नहीं है। आपको जानकर हैरत होगी कि उत्तर प्रदेश में तालीम का बजट 55,000 करोड़ रुपये, 55,000 करोड़ रुपये। अगर इंशाअल्लाह ताला हमारा एमएलए कामयाब होगा, विधायक कामयाब होगा, उत्तर प्रदेश के असेंबली में जाएगा तो उत्तर प्रदेश के असेंबली में खड़ा होगा और ये नहीं देखेगा अगर चीफ मिनिस्टर मोदी भी होगा तो शमीम खड़ा होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि उत्तर प्रदेश में 55,000 करोड़ का तालीम का बजट है तो मेरे अमरोहा में कम से कम 50 करोड़ के लागत से यूनिवर्सिटी और स्कूल को कायम किया जाए। अरे बताओ, ये कहे कि एजुकेशन के मिनिस्टर रहे, कौन से एजुकेशन का मिनिस्टर, इनके पास क्या अख्तियारात थे? अगर इनमें इज्जत नफ्स होती, इनमें कुछ नहीं था, हिम्मत ही नहीं है इनके पास कि अखिलेश के सामने मुंह खोल सके, जबान नहीं खोल सकते, डरते हैं। इन लोगों के सामने इनको फिक्र होती है कि ज्यादा बात करेंगे तो टिकट काट दिया जाएगा, ज्यादा बात करेंगे तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अरे टिकट के लिए करोड़ों रुपया देते जाकर, एक फकीर टिकट के लिए लाखों करोड़ों रुपया देते। अरे कभी तुम थोड़ा पैसा उन गरीब औरतों में बांट देते जिनकी इज्जत लूटी गई थी, मगर नहीं मेरे भाई। ये तमाम अभियानों के पास जाकर इनके पैर पड़ेंगे, इनके सामने सजदे करेंगे, इनके सामने मुंह को नहीं खोलेंगे, इनके सामने सांस नहीं लेंगे, इनके सामने बुत बन जाएंगे। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, हम इंसान हैं, हमको अल्लाह ने जज्बात दिए, अल्लाह ने हमारे जिस्मों में धड़कता हुआ दिल दिया है, अल्लाह ने हमको सोचने की तमीज दी है, अल्लाह ने हमको दिमाग दिया कि छोड़ बुराई की तमीज पैदा करो। वैसे के इंसान, ये हमारा फरीजा है। अगर कोई हमारा हक नहीं देता, कोई जालिम है तो उसके खिलाफ पंजा आजमाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हरगिज मत देखो नौजवानों, अगर कोई वक्त इक़्तिदार की कुर्सियों पर वक्त का फिरौन या नमरूद बैठा हुआ है, ये यजीद बैठा हुआ है, तो हमको बताया गया कि बेहतरीन जिद्दोजहद हुआ है कि अगर फिरौन भी होगा, नमरूद भी होगा, यजीद भी होगा तो खड़े हो और उसकी आंखों में आके डालकर हक का मुतालबा करो। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश है। इसीलिए अजीज दोस्तों, जब मजलिस के मुखालिफीन ये बोलते हैं अरे इनके 7-8 अगर विधायक जीत जाएंगे तो क्या होगा, अरे 7-8 अगर जीत जाएंगे तो क्या होगा, जो अब तक नहीं हुआ वो होगा इंशाअल्लाह। लोग बोलते हैं, इनका जवाब एक ही तरीके से दे सकते हैं कि हिंदुस्तान की लोकसभा में कितने एमपीज हैं, कितने सांसद हैं, 542 है ना। अल्लाह के फजलो करम से जब आपका ये भाई, आपका ये खादिम पार्लियामेंट में खड़ा होता है, मजलूमों के इंसाफ के लिए खड़ा होता है, सामने नरेंद्र मोदी होते हैं और जब मैं खड़ा जैसे होता हूं 200 बीजेपी के एमपी खड़े हो जाते हैं मेरे सरवार के।
ये मिजाज हमको पैदा करना पड़ेगा, ये मिजाज पैदा करना पड़ेगा, ये पैगाम देना पड़ेगा इन तमाम सियासी पार्टियों को। जब तक हम अपनी आवाज को नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हम अपने मसाइल को नहीं उठाएंगे, कोई हमारे मसाइल हल नहीं करेगा। ये फिर सेकुलरिज्म, अरे मेरे भाई 70 साल हो गए, क्या हम ही पैदा हुए सेकुलरिज्म का बोझ उठाने के लिए? एक नस्ल, 2 नस्ल, 3 नस्ल, 4 नस्ल निकल गई, मगर ये फिर कहते हैं कि सेकुलरिज्म है। आपको जिम्मेदारी उठाना है। अखबार में बयान दे देते हैं कि उत्तर प्रदेश का 19% मुसलमान कहाँ वोट डालेगा। अरे जालिमों, कभी ये तो लिख देते कि दलित वोट कहाँ जाएगा, कभी ये तो लिख देते कि जाटव वोट कहाँ जाएगा, कभी ये तो लिख देते कि पासी वोट कहाँ जाएगा, कभी ये तो लिख देते कि वाल्मीकि वोट कहाँ जाएगा, कभी ये तो लिख देते कि यादव वोट बाप के साथ रहेगा या बेटे के साथ रहेगा, कभी ये लिख देते कि ब्राह्मण बीजेपी के साथ रहेगा, ठाकुर रहेगा, कौन रहेगा, मगर नहीं, सारी हमारा ही नाम। 19% कहाँ जाएंगे? अरे क्या उत्तर प्रदेश में हम ही पूरे नजर आते हैं आपको? किसी का नाम नहीं। 19% कहाँ जाएंगे? अरे 19% तुम्हारे पीछे बहुत जा चुके हैं। बाहर अखबार में आप उठा कर देख लो, टीवी पर देख लो, हर टीवी चैनल देख लिए दाढ़ी वाला कोई पहना है। बताइए किसको वोट देंगे? आप सेकुलर को वोट देंगे या फिर आप परस्ती को वोट देंगे? वो बेचारे दाढ़ी वाले बोलते अरे फिर वही पूछे भाई, फिर वही पूछे। मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आपने 70 साल हमने हमारे सरों पर टोपी पहनाया, हमको धोखा किया। हमने जब अपने मसाइल के लिए बात की तो समाजवादी ने, कांग्रेस ने, बीएसपी ने, अब तो हद हो गई, बीजेपी भी इफ्तार की दावत कर रही है। इफ्तार की दावत कर देते हैं, सर पे टोपी पहन के आ जाते हैं और ऐसा पकड़ते हैं गाड़ी वाले को, बाजू बिठा लेते हैं। 14 घंटे का मेरा रोजा, मैं खजूर मुंह में डालना, मुझसे बोलते नहीं पहले मेरे मुंह में डालो। रोजा मुझे खोलना है, आप तो पेट भर के खा के आके बैठे होंगे, मर नहीं। उसमें फोटो ले लिए, बेचारा गरीब खुश हो जाता है कि चलो मैं भी एक फोटो आ गई अखबार में मेरी। मेरे भाई, फोटो से मसाइल हल नहीं होते, सेल्फी से पेट नहीं भरता, किसी की तस्वीर अखबार में आ जाने से नौजवानों के उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए सियासी आवाज की जरूरत है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की यही कोशिश है कि हमारी एक सियासी आवाज उठे, हमारी तर्जुमानी करे। याद रखो, जब तक आप एक मरकज सियासी से वाबस्ता नहीं होंगे, हमारे मसाइल नहीं हल होने वाले हैं। तालीम का मसला ले ले आप, कौन तालीम की बात करता? आप 2011 के सेंसस आपके सामने रख रहा हूं, कलेजा फट जाएगा आपका। हो सकता है कि यहाँ पर कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों के बात मालूम होगी। उत्तर प्रदेश में 2011 का सेंसस ये बताता है मेरे भाई कि प्राइमरी स्कूल में हमारे हिंदू भाई 10.4% है, मुसलमान 12.1 है। प्राइमरी में आते आते 13.7 हिंदू भाई हो जाते हैं, 14.7 मुसलमान होते हैं। मिडिल स्कूल में जब हमारे हिंदू भाई आते तो 12.3, मुसलमान 8.5। अरे आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर 100 बच्चे अमरोहा के किसी स्कूल में दाखिला लेते हैं, मुसलमान और हिंदू, सिख और ईसाई के, 17 साल की तालीम के बाद यानी ग्रेजुएशन तक 100 अगर बच्चे हिंदुओं के जाएंगे तो सिर्फ 5 ग्रेजुएट होंगे। मुसलमानों के 100 बच्चे अगर स्कूल में जाएंगे तो 17 साल के बाद सिर्फ 2 ग्रेजुएट होंगे उत्तर प्रदेश में। अब आप अंदाजा लगाइए अखिलेश का कौन सा विकास है। ये बात करें कि अखिलेश बोलते काम बोलता है, कौन सा काम बोलता है मेरे भाई? एलिमेंट्री स्कूल में 2011 का सेंसस है कि 9% भी मुसलमानों के बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में नहीं है। आप बताइए
उत्तर प्रदेश में 55,000 करोड़ का एजुकेशन का बजट है, इस पर कोई बात नहीं करता। हम ये कह रहे हैं कि अमरोहा में इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्सिटी लेकर आएंगे, डिग्री कॉलेज को इंशाअल्लाह यहाँ पर कायम करेंगे। ये जो मसाइल की जरूरत है उस पर बात होगी। तो विधायक जी क्या करते हैं, वक्त की जमीन दिखी तो बोलते मेरी है, नाले की जमीन वो दिखी मेरी है। अरे पूरी जायदादों को खत्म कर दी। जहां जहां समाजवादी पार्टी के एमएलए कामयाब हुए, अजीबो गरीब नजर है इनकी, जहां नजर पड़ती बोलते मेरी है। उसके बाद गैर है मामला पूरा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात है, इसलिए मैं आपके सामने गुजारिश करने आया हूं कि आप इस पर गौर फरमाइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी के खिलाफ नहीं है, अपने हक का मुतालबा कर रही है। मेरे भाई, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने वादा किया था, क्या वादा किया था कि मुसलमानों को उनके इलाकों में तालीमी स्कूल खोले जाएंगे, एक स्कूल नहीं खोले। अखिलेश ने वादा किया था, क्या वादा किया था कि कैंप लगाए जाएंगे और कैंप लगाकर मुस्लिम नौजवानों को पुलिस में शामिल करवाया जाएगा। अमरोहा में एक कैंप नहीं हुआ, एक कैंप नहीं हुआ अमरोहा में। और आपको मालूम पुलिस में कितने ज्यादा जगह खाली है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की सैंक्शन पोस्ट है 3,65,000। कितनी पुलिस काम कर रही है उत्तर प्रदेश में? 1,65,000 काम कर रही है, यानी 1,90,000 जायदादें हैं। 5 साल में अखिलेश अगर यही काम कर देते तो नौजवानों को रोजगार मिल जाता। मैं तो कहूंगा कि अखिलेश सरकार को चाहिए था इन पुलिस वाले जो आज इंतजामात में मसरूफ है, इनको डबल तनख्वाह दो, बोनस दो इनको। ये 2 लोगों का काम कर रहे हैं। अखिलेश नौकरियां नहीं दे सके और फिर उल्टा वादा कर बोलते जा रहे हैं कि मैंने 5 साल में 4,60,000 नौकरियां दी है। चलिए अखिलेश यादव, अमरोहा की मुबारक सरजमीन से आपको पैगाम मिल जाएगा। मेरे भाई, आप बिना खौफ हाथ उठाकर बताइए जिसको नौकरी मिली होगी अखिलेश सरकार में, एक हाथ उठा दो। किसी को नहीं मिली, नौकरी भी हुआ, कितनों को नहीं मिली हाथ उठाइए जरा। 100 में 100% नहीं मिली। जरा टीवी वालों ये कैमरा नजारा दिखाओ। मालूम तो हो जाए अखिलेश यादव को कि जो वादा कर रहे हैं नौकरी देंगे, कोई नौकरी नहीं दिए, 1% भी नहीं। आप अंदाजा लगाइए मेरे भाई, कितने बड़े बड़े वादे हुए और जमीन पर कुछ नजर नहीं आता। मगर अखिलेश यादव तो आजकल आसमान नहीं उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, उनके पैर जमीन पर नहीं है। यही चीजें हैं, कौन पूछेगा जाकर। पुलिस का बजट आपको मालूम कितना है? पुलिस का बजट 16,000 करोड़ रुपये पुलिस का बजट है। मेरे भाई, सेहत का बजट कितना है? 12,709 करोड़ रुपये है। क्या कोई दवाखाने में माकूल इंतजाम है? कोई दवाखाने में डॉक्टर नजर आता? और आपको जानकर हैरत होगी कि ये उत्तर प्रदेश जिसके ताल्लुक से ये बड़े बड़े बुलंदबान दावे करते हैं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की वाहिद रियासत है जहां पर सबसे ज्यादा खवातीन मरती हैं अपने बच्चे को पैदा करने के बाद। जो माँ अपने पेट में 9 महीने एक बच्चे को रखती है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खून के टुकड़े को औलाद की शक्ल देता है, वो माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चे को या बच्ची को रखकर जब पैदा करती है, सबसे ज्यादा औरतें खवातीन मरती हैं पैदा करने के बाद, तो उत्तर प्रदेश में मरती है। बताइए आपकी हुकूमत क्या कर रही है? कोई पूछने वाला नहीं है। ये मजलिस का इशू है। मजलिस ऐवान असेंबली में जाकर बोलेगी दवाखाने खोलो, वो दवाखाने खोलो जहां पर हमारी माएं बच्चों को पैदा करती हैं। मेरे भाई, आपको मालूम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 5 साल में 300% बलात्कारों के इंसिडेंट में इजाफा हुआ, रेप के इंसिडेंट में इजाफा हुआ। और अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 30% किडनैपिंग में इजाफा हुआ है। और फिर हैरत की बात तो यह है कि प्रोविजनल
सर्विसेज का मामला आता है जो कोर्ट में अपॉइंट करते हैं। कोर्ट में 62 जायदादें निकली, 62 में 55 किसको बनाया गया? वही यादव परिवार को अखिलेश ने बना दिया। कोई नजर ही नहीं आता ये चीफ मिनिस्टर को। ऐसा दिखता है कि ओनली वन साइड है इनकी, एक ही दिखता हूं उनको, ओनली वाई नजर आता इंसान, उसके बाद नजर ही नहीं आता हूं। आप अंदाजा लगाइए कि नाइंसाफियां कितनी होंगी मेरे भाई। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और हर महाज पर ये लोग नाकाम साबित हो रहे हैं। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे वादा कर रही है कि ये मसाइल को अगर आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेबाक तरीके से इन आवाज को उठाएगी। अब आप ज्यादा सोचिए मत, ये बार बार लाकर बहस करते हैं कि सेकुलरिज्म का क्या होगा। अरे सेकुलरिज्म का क्या खाक हुआ? 70 सीट पर मोदी कामयाब हो गया पार्लियामेंट में, क्या हमारी गलती थी? अगर अमरोहा से बीजेपी का एमपी कामयाब हुआ तो क्या हमारा वोट था, या फिर बीएसपी समाजवादी कांग्रेस का वोट मोदी के गोद में जाकर बैठ गया? जब सेकुलरिज्म की बात आती है तो मुलायम सिंह अखिलेश के घर में शादी होती है, लालू यादव भी होते हैं, और सबके सब मोदी के साथ सेल्फी लेते हैं, सबके सब सेल्फी लेते हैं। जब सेकुलरिज्म याद नहीं आता इनको। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सेकुलरिज्म का बोझ अब आप मत उठाओ, मैं नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं उठाऊंगा इस बोझ को। ये बोझ उठाना पड़ेगा आइंदा 100 साल तक कांग्रेस को, बीएसपी को और सपा को। और जब हम लोगों को इंसाफ हो जाएगा 100 साल के बाद हम बोलेंगे हाँ बेटा अल्लाह वो उठाते तेरा वतन। कब तक उठाएंगे? हर बार सेकुलरिज्म का मिसाल दे देते। देखो इलेक्शन बड़ा अहम है, ओवैसी की बात नहीं सुनना, वो क्या जज्बात में तुमको लाकर बोल देगा, मगर हमको यहाँ पर रहना है। अरे मुझे भी यहाँ पर रहना है, मैं क्या कोई आसमान से आया हूँ? मुझे भी तो यहाँ पर रहना है। मैं भी तो बीजेपी से मुकाबला कर रहा हूँ, मैं भी तो जमहूरी अंदाज में मुकाबला कर रहा हूँ। ये कह देना कि नहीं देखो बड़ा नाजुक है, जो कौम के दल्लाल है, मैं उन दल्लालों को कहना चाह रहा हूँ अगर तुम दल्लाली करोगे इन सेकुलर पार्टियों की, अब की बार याद रखो आज यहाँ का नौजवान तुम दल्लालों को कभी नहीं छोड़ेगा। अगर तुम दिल्ली में बैठ के दल्लाली करोगे तो ये नौजवान तुम्हारी दल्लाली को कबूल नहीं करेगा। ये होते कौन है ये चौधरी? क्या हमारे चौधरी हैं जो बैठ कर हमारा फैसला कर लेंगे? कौन सा फैसला तुम्हारा सही साबित हुआ? रिजर्वेशन का वादा कहा गया समाजवादी पार्टी का, 18% रिजर्वेशन की बात की, मगर उस पर कोई दबाव नहीं डालता। और कौन की इज्जत लूट गई तो 5 लाख उसकी कीमत है। किसी औरत की इज्जत की कीमत 5 लाख या 500 करोड़ नहीं हो सकती। कहां वो दलाल जो समाजवादी या फिर कांग्रेस या बीएसपी की गुलामी करते नजर आते, जो पैर करते हैं उनकी। मेरे भाई आज आपको एक बेबाक आवाज की जरूरत है, जो बिला खौफ आपकी आवाज असेंबली में उठाए, उत्तर प्रदेश की सही तर्जुमानी करे। याद रखिए अगर हम इसी तरह खामोश बैठते रहेंगे, सोचते रहेंगे, डरते रहेंगे तो हमारे मसाइल नहीं हल होने वाले हैं। मेरे भाई आपको आगे बढ़ना है, अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुतबादी है और बीजेपी का डर दिलाते हैं। क्या का डर बीजेपी का? क्या करेंगे ये लोग? 90 साल से आरएसएस लटके जाती, रोज सुबह में उठ के चड्डी पहनकर गिराते थे। अब अचानक इनको ख्याल आप पैंट पहनेंगे। हमारे कोई मीडिया के लोग आकर मुझसे सवाल किए, आरएसएस अब पैंट पहन रही है, जरा टिप्पणी कीजिए। मैंने कहा सुनिए, आप अंदाजा लगाइए कि 90 साल चड्डी पहने, उसके बाद पैंट पहने, तो मैंने कहा चलो अच्छा है ना, बच्चा बड़ा हो गया पैंट पहन रहा। आरएसएस से डरना, बीजेपी से डरना, मोदी से डरना, रे किससे डरना भाई? जो लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, याद रखो ये ईमान की झांकनी नहीं है तो क्या है?
कि तुम एक इंसान का डर दूसरे इंसान में पैदा कर रहे हो। जिस दिन हिंदुस्तान में संविधान खत्म हो जाएगा, जिस दिन हिंदुस्तान में संविधान की अहमियत नहीं होगी, जिस दिन हिंदुस्तान में कानून खत्म हो जाएगा, जब आप बाप और हम बात करेंगे। मगर जब तक अदालत जिंदा है, जब तक संविधान है, मुझे संविधान पर पूरा यकीन है। और याद रखो, डरने की सियासत अब नहीं चलने वाली है। मोदी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज मोदी है, कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बड़े बड़े लोग आए चले गए, बहुत बड़े लोग आए चले गए। अरे लोग आते गए और जाते रहेंगे, ये जिंदगी का यही जिंदगी है। मगर आप हमको डरा रहे हैं। अरे किससे डरना मेरे भाई, हम तो सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, कोई इंसान से हम डरने वाले नहीं है। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई हुकूक की है। मैं बार बार आज से कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई हुकूक की है, हक की है। हमारी लड़ाई हमारे बच्चों की नौकरियों की है। जो आज बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, तो उनका पूछने वाला है। कल पार्लियामेंट में सवाल किया गया, सवाल का जवाब दिया गया कि पूरे हिंदुस्तान में 81,000 मुसलमान जेलों में, 81,000। और आपको मालूम उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 27% जेलों में, 27% जेलों में। और फिर कितनों को सजा होती? सिर्फ 14-15% को सजा होती, यानी 10% बेगुनाह है। मगर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी के दौर का खात्मा कैसे होगा? ये उस वक्त होगा मेरे अजीज बुजुर्गों। मैं अपने बुजुर्गों से अपील कर रहा हूँ, दर्दमंदाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमारी सरपरस्ती करो, हमारी रहनुमाई करो, हमारे हौसलों को बढ़ाओ, आप हमारे लिए दुआ करो। आप बताओ कि बेटा इस रास्ते पे चल, मैं चलूंगा। अगर आप ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर बोलेंगे कसौद्दीन कूद जा इसके ऊपर से, इसी में भलाई है, तो खुदा की कसम मैं 1 मिनट नहीं सोचूंगा, कूद जाऊंगा अगर इसी में भलाई है। मगर हमारे बुजुर्गों, हमारी सरपरस्ती करो। आप नौजवानों में तुमसे कहना हूं कि जज्बात में आए बगैर होश से काम लो। जब 15 तारीख को निकल कर अपने घर से जाओगे, तो सोचो थोड़ी देर के लिए, मेरी इन तमाम बातों पर गौर करो और अपने वोट को जाये होने मत दो, अपने वोट को जाये होने मत दो। आज मुतबादिल जरूरत है। देखो हिंदुस्तान में मोदी 300 से ज्यादा अराकीन पार्लियामान पर कामयाब हुआ। 2014 में कहते थे मोदी अच्छे दिन आएंगे, मगर अच्छे दिन नहीं आए, बुरे से बुरे दिन आ गए। मोदी ने वादा किया था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, पिछले साल सिर्फ 15 लाख नौजवानों को नौकरियां मिली। अजीबो गरीब बात है मेरे भाई। हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम की तकरीर आपने पार्लियामेंट में सुनी होगी। नोटबंदी के मामले पर हमारे वजीर आजम क्या बोलते हैं? वजीर आजम ने एक मिसाल दी। क्या मिसाल दी? कहा कि भाइयों बहनों, डॉक्टर जो है पेशेंट का ऑपरेशन जब कब करता है? जब पेशेंट सेहतमंद होता है। मैं जब ये सुना तो खड़ा हो गया। मैं क्या बोलता? फिर जाकर देखा, वाकई में तो मुझे व्हाट्सएप पे भिजाए थे। फिर किसी हमारे सहाफी से कुछ फोन करके पूछा, भाई इसने कहा ये बात? तो बोले हाँ बिल्कुल कहा है। मैंने क्या कहा? कहा कि मित्रों ने कहा है। अरे आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप बीमार पड़ गए तो आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर नर्स देखता, ब्लड प्रेशर देखकर बोलता कि चलिए दवा लीजिए, खाइए, कम हो जाएगा। जब शिफा नहीं हुई तो आप दोबारा जाते, डॉक्टर बोलता ठीक है टेस्ट करवाइए, खून का, फारूरे का। रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर बोलता कि हाँ ये आपको डिजीज है, इसका इलाज ये है। जब वो भी नहीं होता तो डॉक्टर बोलता चलिए दवाखाने में आइए, एक्सरे करवाएंगे, वो कराएंगे। उसके बाद बोलता कि नहीं अब आप पेशेंट हैं, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, मोदी साहब वजीर आजम बने। अगर डॉक्टर बनते तो कितने जिंदों का ऑपरेशन कर देते नहीं मालूम, कितने जिंदों का ऑपरेशन कर देते नहीं मालूम। हिंदुस्तान की इकोनॉमी सेहतमंद थी, गरीब परेशान जरूर था, कम से कम खाना तो एक वक्त का मिल रहा था। हमारे वजीर आजम ने 500 गायब कर दिए,
1000 गायब कर दिए, अब उत्तर प्रदेश में आकर ABCD सिखा रहे लोगों को, स्कैम का मतलब सिखा रहे हैं। मोदी सरकार, अब आप देखेंगे कल से परसों से अमरोहा के ATM में पैसे नहीं आने वाले हैं। निकालना है तो आज रात में जल्दी निकाल लो आप, वरना फिर लोग बोलेंगे देखे ओवैसी बोला था यहाँ पर नहीं आ रहे। मैं देख के आ रहा हूँ, कोई ATM में पैसे नहीं आ रहे, मगर हमारे वजीर आजम अच्छी खासी इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करके रख दिए। यहाँ पर कालीन बनते थे, कालीन बनाने वाले परेशान। ढोल के जो नोटबंदी करे उनको ढोला। ये अमरोहा के अवाम की तरफ से आपको फ्री में लिखते, जरा बताइए आप तो ऐसे लिखते, अलीफ से लिखते या बे से लिखते? फिक़े हनफिया के बारे में क्या मालूम आपको? कभी आपने हिदाया किताब की सूरत भी देखी? मगर आप बिल्कुल तलाक को खत्म करेंगे। मेरे भाई, जिसकी बीवियां घर पे नहीं है, पहले बीवी को तो बुलाओ। हमारे घर के पीछे क्यों पड़े आप? और मैं जब ये बात कहता हूं तो बोलते भड़काओ राष्ट्र किया। मेरी शादी जो है वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दफा 29 आर्टिकल 29 के तहत मुझे प्रोटेक्शन हासिल है। मैं अपने तरीके से शादी करूंगा, मैं किसी और के तरीके से क्यों करूंगा शादी? मैं अपने तरीके से शादी भी करूंगा, खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता शादी खत्म भी होगी तो अपने तरीके से होगी। आपका तरीका क्यों इस्तेमाल करूं मैं? ये 29 आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन है, मगर बीजेपी बोलती ट्रिपल तलाक। अरे कोई कामकाज नहीं है तुम लोगों को? उत्तर प्रदेश में इतने मसाइल हैं, मगर नहीं ट्रिपल तलाक। अब सुनो, ट्रिपल तलाक क्या होने वाला है 11 मार्च को। अमरोहा से शुरू होगा पहला तलाक कांग्रेस को, दूसरा तलाक बीजेपी को, तीसरा तलाक सपा को। ये 3 तलाक है। आज आप पोलिंग बूथ को जाएंगे, पतंग देखेंगे, बिस्मिल्लाह बोलना और बोलना इनको तलाक तलाक तलाक। और ये हमारा चुना रहेगा, ये हमारा चुना रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, हम 65 साल सिर्फ बाजा बजाते रहे, अब बाजा नहीं बजाएंगे। अब दूल्हे को लेकर जाएंगे और दूल्हे को कामयाब करेंगे। ये लोग हमको बाराती बनाकर लेकर जाते थे और शादी करने के बाद बाजा बजाने वाले की अहमियत नहीं होती मेरे भाई। शादी निकाह के बाद वो बाजा वाला गायब हो जाता, वो कहाँ गया नहीं मालूम। ये हाल हमारा करके रख दिया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सोचिए इन मसाइल के ऊपर। बीजेपी क्या करना चाहती है? बीजेपी कह रही कि हम पूरे स्लॉटर हाउस को बंद कर देंगे। अरे आप हिंदुस्तान से गोश्त के एक्सपोर्ट को बंद कर दो, चलो गोश्त के एक्सपोर्ट को बंद करो, आप देखते क्या कर सकते। 25,000 करोड़ का नुकसान होगा हिंदुस्तान को, मगर हमारे वजीर आजम उस पर बात नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है तो ट्रिपल तलाक, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है तो स्लॉटर हाउस को बंद कर देंगे। अब अखिलेश बोल रहे हैं फोन दूंगा, मोदी बोल रहे लैपटॉप के साथ 2 GB इंटरनेट दूंगा। भाई साहब, क्या साझा का लंगर है, बांट रहे आप फ्री में? वो तो तबरुक है मेरे लिए, ये आप कहां से लाइए? हम लोग हैदराबाद में कहावत बोलते, जब ऐसी बातें सुनते किसी से तो बोलते ये तो नया काम कर रहा है, ये मामू की दुकान पे नाना की फातिया पड़ रहा है। पैसा मेरा आराम का आप बांट रहे हैं, बाकी जागीर है। रहने को घर नहीं है गरीबों को, पीने का पानी नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, स्कूल नहीं है, औरतें मर रही हैं, औरतों का रेप हो रहा है, 3-3 साल से केस खत्म नहीं होता, वक्त की जायदादों का कब्जा हो जा रहा है। तो ये आके बोलते ये ले लो, कभी वो ले लो। अरे इंसान को इंसान समझो जालिमो, इंसान को इंसान समझो, उसके मसाइल को समझो, उसके मसाइल को जानो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे बार बार इस बात की अपील कर रहा हूं कि ना मैं किसी से भीख मांगूंगा,
ना मैं किसी से हकारत कोई नजर से मुझे देखकर कोई खैरात करे, ना कोई मुझसे नफरत करे। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि हम इंसान है और इंसान के तौर पर अपना हक लेकर रहेंगे। हिंदुस्तान की जमहूरियत हमको इजाजत देती है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट डालें। मेरे भाई, एक तारीखी मौका अमरोहा में आया है। मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, एक होइए और एक होकर अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। सोचिए थोड़ी देर के लिए, ये समाजवादी पार्टी के दौरे इख्तियार में 400 से खड़ा फसाद हुए। खुदा ना खास्ता अगर फिर से मौका मिलेगा तो 800 फसादात हो जाएंगे। बीजेपी को यकीनन शिकस्त देना है और याद रखिए, यहां से मंजिल की कामयाबी बीजेपी की नाकामी होगी, फिरका परस्ती की नाकामी होगी। यहां से मंजिल की कामयाबी मौका परस्त पार्टियों की नाकामी होगी। फिरका परस्ती को शिकस्त देना है, मौका परस्त ताकतों को शिकस्त देना है और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि याद रखिए, जमहूरियत में कैंडिडेट की अहमियत होती है। जमहूरियत में कैंडिडेट की अहमियत होती है और अहमियत क्या होती है, जब सुनिए। मैंने अपने बचपने में अपने स्कूल में अपनी उर्दू की किताब में एक कहानी पढ़ी थी और जरूर इसका तस्करा आपके सामने कर अपनी बात को खत्म करूंगा। जंगल में एक मीटिंग हुई, जंगल में एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम जंगल के जानवर आ गए, जिसमें चूहा भी था, सूअर भी था, सांप भी था, बिच्छू, तमाम चूहा सब आ गए, बंदर आ गया, हाथी आ गया और बोले भाई ये एक शेर है, इससे हम लोग तंग आ गए, ये हमला करके खा लेता। अब ये जंगल का शेर नहीं होगा, हम किसी और को अपना लीडर बनाएंगे। क्या होगा? हम किसी और को अपना लीडर बनाएंगे। तो सब पंचायत बैठी, मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद सबने इत्तेफाक से तय किया कि ठीक है भाई, अब ये शेर से मुकाबला करना है, इसको हटाना है शेर को, तब हम जो है बंदर को अपना लीडर बना, बंदर को अपना लीडर बना। अब हुआ क्या, वो शेर है, वो देखता रहा, जब भूख लगी एक जानवर पे हमला किया, खा लिया, पेट भर गया। फिर तमाम लोग जाके उसको बोले, बंदर को, क्या हुआ भाई, आप तो हमारे लीडर बने, हमने आपको लीडर बनाया, आप क्या कर रहे हैं? तो बंदर क्या कर रहा था, ये डाली से वो डाली, वो डाली से वो पेड़, वो पेड़ से वो पेड़। जब बंदर को सबने पूछा क्या कर रहे हो, कुछ तो रोको शेर को, तो बंदर ने कहा वही तो काम कर रहा हूँ, यहाँ से कूदो वहां जा रहा हूँ, वहां से कूदो यहाँ जा रहा हूँ। तो ऐसे लोगों का साथ मत दो, बंदरों का, आप शेर का साथ दो। अच्छा, और एक किस्सा सुनाकर खत्म करता हूँ, मेरी बात दिल को नहीं पहुंची आपको। बैठो, अभी 3 मिनट है, बहुत होता 2020 क्रिकेट मैच अभी शुरू हुआ, बैठो, आखिरी 3 गोले हैं। मेरे भाई, आप देखिए कि अगर एक शेर जो है, बकरी जंगल में 2 शेर के बच्चों को परवरिश कर रही थी, एक परिंदा देखा, देखकर उस बकरी से पूछा कि तुम क्यों शेर के बच्चों को पाल रही हो? तो बकरी ने कहा ये बड़े होकर मेरी हिफाजत करेंगे। तो उस परिंदे ने कहा उस बकरी से कि तुम शेर पर एहसान कर रही हो, ये गलत होगा। तो उस बकरी ने कहा नहीं नहीं, मैं एहसान भी कर रही हूं और इन पर रहम भी कर रही हूं। वो परिंदे को बड़ा जुनून पैदा हुआ, वो बकरी शेर के बच्चों को पाल रही है। तो इसने क्या किया, एक पानी के किनारे सांप को तड़पता हुआ देखा, इसने कहा इस पर रहम करूंगा मैं। फौरन परिंदे ने सांप को उठाया, उसको पानी से निकाला और उस परिंदे ने अपने पर में उसको दबाया कि चलो वो था गर्मी महसूस हो। दूसरे पर में दबाया और जब उस सांप को छोड़ दिया, सांप को फायदा हुआ, सांप को चला गया। ये परिंदा उड़ने की कोशिश करा तो परिंदा उड़ नहीं पा रहा था। क्या देखता है कि सांप दोनों जगह उसको डस दिया। अब चील उस परिंदे को खाने को आ गया। वो परिंदा छुपता छुपाता बहरहाल थोड़े दिन के बाद बोला कि बकरी को जाकर देखूंगा कि वो कैसा, मैं तो सांप को बचाने गया, सांप ने मुझे डस दिया।
जब जाकर देखा तो शेर के बच्चे उस बकरी का तहफ्फुज कर रहे थे। उसने जाकर कहा, ये क्या माजरा है, तुमने शेर पर एहसान किया, मैंने सांप पर किया। तो बकरी ने जवाब दिया, याद रखो कभी कमजोरों पे एहसान नहीं करना, कभी कमजोरों पे एहसान नहीं करना मेरे भाई। तो जब 15 तारीख को जाओगे तो जर्फ वालों का साथ देना, जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे दरमियान में दौड़ कर आए। ये समाजवादी पार्टी की सरकार ऐसी है, ये जो पानी का बोतल है ना, अखिलेश यादव सैफाई में अपने बबर शेरों को ये पानी पिलाते हैं। एक्वाफिना का रिवर्स ऑस्मोसिस का प्लांट लगाकर पानी पिलाते हैं, निकाल कर फेंको। ऐसी सरकार को जो इंसानों को पानी नहीं पिला सकते, अपना वोट इन मौका परस्तों को मत दो, बीजेपी से हरगिज मत डरो। हम डरने के लिए नहीं आए हैं, जमहूरियत जिंदा है, कानून सबके लिए बराबर है। अपनी पार्टी को कामयाब करो। मैं अमरोहा की तमाम आवाम से अपील कर रहा हूं, एक मौका हमको दीजिए, एक मौका 5 साल का हमको देकर देखिए। इंशाअल्लाह ताला जो काम नहीं हुए आपके बुनियादी काम, स्कूल के, तालीम के, अस्पताल के, लॉ एंड ऑर्डर के, वक्फ के, ये तमाम काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कराएगी। बीड़ी का कारोबार हो, खालीन का कारोबार हो, मेरे भाई एक आवाज, मजबूत आवाज की जरूरत है, और एक बेबाक आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दे सकती है। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। मैं उम्मीद करता हूं कि 15 तारीख के दिन सुबह नमाज फजर के बाद आप तमाम अपनी जमात की कामयाबी के लिए दुआ करके अपने पोलिंग बूथ को जाकर अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे। और मेरे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम पे कभी मुश्तान कामयाबी से हमकिनार करे। शुक्रिया। अल्लाह।